नमस्ते मित्रों, मैं सूरज विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं योद्धा लर्निंग हब में। मैं आज आपके लिए एक सवाल लेके आया हूं। क्या आप जानते हैं कि इमारतें मजबूत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि मशीनें कैसे जिंदा रहती हैं? क्या आप जानते हैं कि तारों में क्या होता है? बिल्कुल हाँ, धातुएं रहती हैं भैया। क्या रहती हैं? धातुएं रहती हैं। और हम लोग क्या क्या ले रहे हैं भैया? हम लोग क्या ऐसी चीजें ले रहे हैं जिससे हम क्या है भैया? जिंदा है। बिल्कुल अधातु है, जिसका नाम क्या है भैया? ऑक्सीजन नाम है। जिसका क्या नाम है? ऑक्सीजन नाम है। इसी को लेकर हम आज आपके लिए एक चैप्टर वन शॉट में लेके आए हैं, जिसका नाम है भैया धातु और अधातु, जो कक्षा 10 के लिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट के लिए भैया सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको भी माना जाता है ना। इसी के साथ आज का केमिकल एडवेंचर शुरू करेंगे और देखेंगे धातु अधातु क्या होता है। अच्छा, चलते हैं भैया। इसी के साथ पहला परिचय किसका है भैया? तत्व का, जिनसे धातुओं धातुओं की भैया निर्मित होती है, निर्माण होता है भैया, उसे क्या कहते हैं भैया? तत्व कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट किसका है भैया? तत्व का। इन्हीं से आएंगे भैया धातु और अधातु। तत्व क्या होते हैं भैया? मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और आगे हम नहीं काट सकते हैं, नहीं विभाजित कर सकते हैं भैया, उसे ही तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तत्व कहते हैं। भूलना नहीं है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म सूक्ष्म अगर कह देंगे भैया तो नग्न आंखों से हमें वो दिखाई नहीं देगा। याद रखना, अगर तत्व की बात करते हैं तो पदार्थ का क्या हो जाता है भैया? सूक्ष्मतम कण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? सूक्ष्मतम कण। अगर सूक्ष्मतम कण की बात की जाए तो क्या हो जाएगा भैया? वो तत्व हो जाएगा। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे आगे काटा नहीं जा सकता भैया, आगे नहीं काटा जाए भैया, उसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं भैया? तत्व कहते हैं। जैसा कि मैंने ये मार्कर लिया ना भैया, इसका सबसे छोटा भाग जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जाएगा भैया, उसे ही तत्व कहेंगे। जिनकी संख्या कितनी है भैया? 118 संख्या है, जिन्हें आवर्त सारणी में रखा गया। कहां रखा गया भैया? आवर्त सारणी में। भूलना नहीं है बिल्कुल। आगे चलते हैं भैया। जैसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे कक्षा 10 के लिए भैया? 20 तत्व हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे 20 तत्व हमें याद हो जाएंगे भैया, वैसे ही हमारी पूरी केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी। 20 तत्व से ज्यादा हम नहीं याद करेंगे, बस इतना ही याद रखिए भैया, 20 तत्व याद जरूर करना है। जैसा कि पहला क्या है भैया? जैसे पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, सबसे लास्ट 20 वाला। याद रखना भैया, हमें ये अगर 20 याद हो गया भैया ना, हमें तत्वों के बारे में जानने में या फिर इनके अणु परमाणु यौगिक अगर बनेंगे भैया, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भूलना नहीं है। अगर 20 तत्व याद कर लिए तो आपने महारत हासिल कर ली है ना भैया। अच्छा, 20 तत्व हुए ना भैया। अच्छा, इनकी संख्या याद रखना भैया। इनकी संख्या कितनी है भैया? 118, जिन्हें कहां रखा गया है भैया? आवर्त सारणी में रखा गया है। कहां रखा गया है? आवर्त सारणी में रखा गया है भैया। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम क्लास 11 में जब प्रवेश करेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आवर्त सारणी में कैसे रखा गया है, कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है ना भैया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इनके प्रकार होते हैं भैया, इनके 3 प्रकार होते हैं। इनके 3 प्रकार होंगे। सबसे पहला होगा धातु, फिर अधातु और क्या होगा भैया? उप धातु होगा, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बिल्कुल। धातुएं क्या होती हैं भैया? धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे पदार्थ होती हैं भैया जो अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करती हैं भैया? दान करती हैं। क्या करेंगी? दान करेंगी। वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं भैया? दान करते हैं और धनायन का निर्माण करते हैं। तत्वों का अगर दान करेंगे, याद रखना क्या बनाएंगे भैया? धनायन बनाएंगे। याद रखना भैया, जो धनी होता है वही दान करता है, जो ऋणी होता है वो क्या करता है भैया? ग्रहण करता है, लेता है किसी पदार्थ को, है ना भैया। जो भैया धनी रहेगा, जो धनायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, उसे ही क्या कहेंगे? धातु कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? धातु। इसे इंग्लिश में कहेंगे भैया मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मेटल कहा जाएगा। भूलना नहीं है, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे, है ना भैया। अच्छा, तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं भैया, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखेंगे, उसे ही क्या कहते हैं भैया? धातु कहते हैं, है ना भैया। जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना भैया? कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो मतलब जो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं भैया जो इलेक्ट्रॉन देते हैं?
मैं आपके लिए ट्रिक बताता हूं, भूलना नहीं है भैया। जिनके अंतिम कक्षक में भैया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर भैया अंतिम कक्षक में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा भैया, ये याद रखना भैया। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे भैया, और धनायन का निर्माण करेंगे तो क्या बन जाएंगे भैया, धातु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, धातु का निर्माण कर देंगे, धातु बन जाएंगे। जैसे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं भैया, ये है सोडियम और मैग्नीशियम है भैया, और एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि, ये सब क्या है भैया, धातुएं हैं। अच्छा, एक ट्रिक याद रखना भैया, जिनके अंतिम में मां आता है भैया, जिनके अंतिम में क्या आएगा, मां आएगा। मां से मतलब, मां मतलब मेटल होगा भैया। क्या होगा, मेटल्स। मेटल्स मीन्स क्या हो गया भैया, धातु हो गया। क्या हो गया, धातु हो गया। जिनके अंतिम में अधिकता, ट्रिक याद रखना भैया, जिनके अंतिम में मां आता है, जैसे सोडियम के अंतिम में क्या आया है भैया, मां आया है, तो ये क्या हो गया, धातु हो गया। लेकिन याद रखना, एक के लिए मत बोलना भैया कि हीलियम भी धातु है, नहीं। हीलियम अधातु के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि हीलियम क्या है भैया, गैस है। उसके बारे में अभी अभी अगर धातु और अधातु का अंतर जान लेंगे भैया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी धातुएं होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे, और कौन सी धातुएं नहीं होती हैं। अच्छा भैया, सोडियम, मैग्नीशियम भी इसी प्रकार क्या हो जाएगा भैया, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। एल्यूमिनियम भी अंतिम में क्या आया भैया, मां आया है, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। जिनके क्या होते हैं भैया, पीछे मां लग जाएगा भैया, उसे ही क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे जैसे भैया ये हम लोग देख रहे हैं ना भैया, ये किसका बना हुआ है भैया, स्टीलिया ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है। ये चमक रहा है भैया, तो ये क्या है भैया, धातु है। इनके भी गुण होते हैं भैया, आगे चल के हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, ये भैया स्टीलिया ऑस्ट्रेलिया क्या है भैया, धातु है। ये जो लोहा की भैया क्या बनी हुई है भैया, जंजीर बनी हुई है, ये भी क्या है, एक धातु है, भूलना नहीं है। अच्छा, आवर्त सारणी में इनकी संख्या कितनी है भैया, 90 है। आवर्त सारणी में इनकी संख्या कितनी है भैया, 90 है। धातुएं कितनी होती हैं भैया, 90 होती हैं, 90 धातुएं हैं। 118 तत्व में 90 धातुएं होती हैं। आया कि नहीं आया, बिल्कुल भैया, आया कि नहीं आया, एकदम आसान लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया। याद रखना, इस वीडियो के अंत तक आप कम से कम 10 नंबर इकट्ठा करके जाएंगे, है ना भैया। और 10 नंबर याद रखना, 10 नंबर ऐसे मत स्किप करना, है ना, क्योंकि बूंद बूंद से क्या होता है भैया, घड़ा भरता है। ये हमारा 10 नंबर जाके बन जाएगा भैया 2%। 2% हमें बहुत आगे लेके जाएगा। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम व्यू के लिए। समझ में आएगा नहीं भैया, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, इसी प्रकार भैया, इसी प्रकार कौन है भैया, अधातु है। अधातु क्या होते हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे वो क्या बनाएंगे भैया, आप लोग बताइए भैया। हाँ बिल्कुल, वो ऋणायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, ऋणायन, क्योंकि वो क्या रहेंगे भैया, ऋणी रहेंगे। जो लेने वाले होते हैं भैया, वो हमेशा क्या होते हैं, ऋणी होते हैं। इसी वजह से वो क्या बन जाते हैं भैया, अधातु बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, अधातु बन जाएंगे। जैसे बाबू, जैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखेंगे भैया, उसे ही क्या कहते हैं भैया, अधातु कहते हैं, है ना भैया। अच्छा, इसका इंग्लिश शब्द क्या है भैया, नॉन मेटल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा भैया, नॉन मेटल कहा जाएगा। नॉन मेटल का अगर हम यन पकड़ लेंगे भैया, तो जिनके अंतिम में ना आएगा, ऐसे ट्रिक वाइज जिनके अंतिम में ना आएगा, वो क्या बन जाएंगे भैया, अधातु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल बन जाएंगे, अधातु बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ऑक्सीजन जैसे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो हम मैंने बताया था पहले ही, वीडियो के पहले ही मैंने बता दिया भैया, जिसकी वजह से हम क्या रहते हैं भैया, जिंदा रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, अधातु कहते हैं। भूलना नहीं है, और आप याद रखना भैया, अधातु के वजह से हम भैया क्या है, जिंदा है। अच्छा, और कौन है भैया, क्लोरीन है, कार्बन है, और बहुत सारे ऐसी अधातुएं हैं। कितनी अधातुएं हैं भैया, 22 अधातुएं हैं। आवर्त सारणी में कितनी अधातुओं को रखा गया है भैया, 22 अधातुओं को रखा गया है। जिनके अंतिम में ना आता है नाइट्रोजन, क्लोरीन, और क्या हो गया भैया, ऑक्सीजन हो गया, है ना भैया। ये सब क्या है भैया,
अधातुएं हैं। आवर्त सारणी में 118 तत्वों में भैया, आवर्त सारणी में 118 तत्वों में कितने अधातु हैं भैया? 22 अधातु हैं। जैसा कि हम लोग कोयला देखते हैं ना भैया, कोयला वो किससे बना होता है भैया? कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है भैया? कार्बन से। यही कोयलवा भैया किससे बना होगा भैया? कार्बन से। इनका बहुत खतरनाक चरित्र है भैया। ये कक्षा 10 में आपको इतना ज्यादा परेशान करेंगे ना भैया कि आप समझ नहीं पाएंगे, है ना भैया। अच्छा, का कोयलवा जो है भैया ये किससे बना हुआ है भैया? कार्बन से बना हुआ है। कार्बन के अंतिम में क्या आया भैया? ना आया है। ना आया है तो भैया क्या बना है? अधातु बन गया। हाँ, याद हो गया कि भैया अधातु को कैसे याद किया जाए। समझ में आएंगे भैया। अच्छा, अब की किसका भैया? हीरा देख रहे हैं भैया। क्या है ये? हीरा है। डायमंड है भैया, डायमंड। ये किससे बना हुआ है भैया? ये भी कार्बनवा से बना हुआ है। बहुत सारे पदार्थ हमारे आसपास ऐसे हैं जो कार्बन से बने हुए हैं और उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? धातु कहेंगे कि अधातु भैया? बिल्कुल अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखेंगे भैया उन्हें ही क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, इसी प्रकार किसको रखा गया भैया? उपधातु। अच्छा, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे भैया उन्हें ही उपधातु कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये एग्जाम व्यू में इतना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है भैया कि बच्चे इसको इसको मतलब ढूंढते ढूंढते क्या हो जाते हैं भैया? परेशान हो जाते हैं। याद रखना, मैं एक ही बार में याद कराता हूं। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे भैया उन्हें ही उपधातु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? उपधातु। तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाए, है ना भैया, दोनों की गुणवत्ता रहे भैया, जिनमें जिन तत्वों में रहे भैया उन्हें क्या कहेंगे भैया? उपधातु कहना है ना। क्या कहना है भैया? उपधातु कहना है। अच्छा, इनकी संख्या उन्हीं की तरह इनकी संख्या भी कितनी है भैया? 7 है। कितनी संख्या है भैया? 7। जैसे बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अच्छा, ये तो बहुत कठिन लग रहा है हमें याद करने में। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसे मतलब आप अगर हिट कर देंगे ना भैया तो याद हो जाएगा। याद रखना, तरीका कौन है भैया? एक ट्रिक याद रखना भैया। एक ट्रिक है बजट पस। क्या है भैया? बजट पस। अच्छा, लिखते हैं भैया BAJAT PS, है ना भैया। BAJAT PS, बजट पस करना है। क्या करना है भैया? बजट पस करना है। बी से क्या हो गया भैया? बोरॉन हो गया। क्या हो गया भैया? बोरॉन। ए से क्या हो गया भैया? आर्सेनिक हो गया। क्या हो गया? आर्सेनिक। अच्छा, जे से क्या हो गया भैया? जर्मेनियम हो गया बाबू। क्या हो गया? जर्मेनियम। ए से क्या हो गया? फिर से एंटीमनी हो गया भैया। क्या हो गया? एंटी मनी हो गया। और टी से क्या हो गया भैया? टेल्यूरियम हो गया। क्या हो गया? टेल्यूरियम। अच्छा, पी से पोलोनियम हो गया भैया। क्या हो गया? पोलोनियम हो गया। अच्छा, ओ यस से क्या हो गया भैया? सिलिकॉन हो गया। क्या हो गया भैया? सिलिकॉन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रिक आप लोग बैठा लिए तो भैया ये जो उपधातुआ है भैया वो हमें क्या हो गई? याद हो गई। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है भैया, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? अच्छा, हम लोगों ने ट्रिक बैठाया भैया बजट पस को। कैसे बैठाया? बजट पस। बजट पस में सा वाला जोन आया भैया अंतिमवा में उसे क्या कहेंगे? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कौन हो गया भैया? उपधातु हो गया। इसी वजह से भैया ये सिलिकॉन जो है उपधातु बन गया, है ना। उपधातु वाला टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ये पूछा गया था भैया। अभी मैंने कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे भैया जो पेपर में बने हुए हैं उनमें ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या है भैया, इनमें ऐसे फंसा लिया जाता है भैया। इन्हीं 6 में से एक नाम दिया जाता है भैया, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे भैया, जिनमें बच्चे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता है। अच्छा, याद कैसे होगा? ऐसे ट्रिक बैठा लेना बाबू तो याद हो जाएगा। बजट पस, बी से बोरॉन, ए से आर्सेनिक, जे से जर्मेनियम, ए से एंटीमनी, टी से टेल्यूरियम, पी से पोलोनियम, एस से सिलिकॉन हो जाएगा, है ना बाबू। अच्छा, ये क्या होते हैं भैया? ये वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कैसे पता चलेगा भैया धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? अच्छा, एक तरीका बताता हूं, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये जो भैया उपधातु होता है ना, ये अगर देखेंगे, अगर धातु देखेंगे भैया विद्युत का सुचालक होता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और
अधातु जो होता है भैया विद्युत का कुचालक होता है जिसमें करंट नहीं जाता है। ये उपधातु जो होता है भैया ये जब ठंडा रहेगा इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, है ना भैया। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन जब ठंडा रहता है भैया इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब इसे गर्म कर दिया जाएगा भैया तो इसमें विद्युत धारा जाने लगेगी। तो इसमें दोनों गुण पाए गए भैया, धातु के भी और अधातु के भी। इसी वजह से इसे क्या कह दिया भैया, इसे एक नाम दे दिया गया जिसे नाम दिया गया भैया उप धातु आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भैया लेक्चर समझ में आ रहा होगा और याद भी ऐसे होते जा रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया भैया विज्ञान एक ऐसा मतलब जो ऐसी चीज है भैया जिसे हम रट नहीं सकते हैं, ऐसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसे, है ना भैया। क्योंकि हम दैनिक जीवन में क्या देखते हैं भैया, क्या कलाकृतियां रहती हैं भैया, उसे ही समझना हमें क्या कहलाता है भैया, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान समझने वाली चीज है, रटने वाली नहीं बाबू। तो याद रखना भैया, अब हम जो भी देखने वाले हैं भैया उसे प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, है ना, तभी हमें समझ में आने वाला है। आगे चलते हैं बाबू, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ भैया धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों से इनका अंतर किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा याद रखना, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा भैया, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसे जरूर हिट करके चलना, क्योंकि ये एग्जाम भी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं और अंतर कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहला गुणधर्म कौन सा है भैया, धात्विक चमक। अच्छा, धात्विक चमक में सबसे पहले, अच्छा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं भैया, आप लोग समझ जाना, क्योंकि थोड़ा टाइट हो गया है, बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसे, इसी वजह से थोड़ा टाइट हो गया है ना भैया। आगे चलते हैं। धात्विक चमक में धातुएं क्या होती हैं, याद रखना बाबू, चमकदार होंगी। क्या होंगी, चमकदार। धातुएं हमेशा चमकती रहती हैं। मैंने पहले ही दिखा दिया भैया, स्टीलिया जो थी वो चमक रही थी भैया। मम्मी जो कलछुलिया भैया इधरिया उधरिया घुमाती रहती हैं वो चमकती रहती है भैया, इसी वजह से उसका क्या नाम हो गया भैया, धातु हो गया। क्या हो गया बाबू, धातु हो गया। अच्छा, अधातुएं क्या चमकदार होती हैं, नहीं होती हैं बाबू, अधातुएं चमकदार नहीं होगी। इसी प्रकार भैया कठोरता, अच्छा कलछुलिया, अच्छा अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, कोयला कभी चमकते देखे हैं, नहीं देखे हैं, ये चमकदार नहीं होती हैं। अच्छा आगे चलते हैं भैया कठोरता की तरफ। कठोरता, जो धातुएं होती हैं भैया ये क्या होती हैं, बहुत कठोर होंगी। क्या होंगी बाबू, कठोर होंगी। और अधातुएं भैया एकदम नरम रहती हैं, है ना, जिन्हें क्या करते हैं भैया, जिन्हें आसानी से काट सकते हैं। लेकिन धातुओं में भी कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें चाकुओं से काट दिया जाता है ना भैया। जैसे हो गया, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जिन्हें क्या किया जाता है भैया, चाकू से भी काट दिया जा सकता है ना। अच्छा, कठोरता इन्हीं तीनों में कम होती है। और एक ऐसा है भैया जो द्रव में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है भैया, मरकरी है। क्या नाम है, मरकरी। बाकी सभी अधातुएं जो है भैया वो आसानी से चाकू से कट जाती हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। अच्छा, अवस्था में देखेंगे भैया, अवस्था में सभी धातुएं क्या होती हैं भैया, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मैंने बताया ना, एक को छोड़कर भैया, जिसका क्या नाम है, मरकरी नाम है बाबू। क्या नाम है, मरकरी नाम है। अच्छा, ये जो अधातु होती है ये तीनों अवस्था में पाई जाएगी, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी अवस्था में पाई जाएगी, है ना भैया। अच्छा, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं भैया, आघात वर्धनीयता पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है भैया, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं भैया। जो धातुएं होती हैं इन्हें पीट कर अगर चादर के रूप में बदल दिया गया भैया, पीट पीट कर इन्हें चादर के रूप में बदल दिया गया, इसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होती है बाबू, याद रखना, जो धातुएं होती हैं भैया इन्हें पीट पीट कर चादर के रूप में बदल दिया गया तो इसे आघात वर्धनीयता कहेंगे। अच्छा, धातु में आघात वर्धन्य होती है भैया, क्योंकि धातुओं को पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है। अच्छा, अधातुएं भी क्या चादर बनाई जा सकती है, धातुओं का नहीं बनाया जा सकता है बाबू, उनको पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये फैलती नहीं है। अच्छा, जो हमारे यहाँ जो टील लगा हुआ है भैया वो किसका बना हुआ है भैया, वो धातु का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, धातु का, क्योंकि उसे पीट पीट कर भैया, प्रेस कर करके भैया उसे मतलब चौड़ा कर दिया गया भैया, लंबा और चौड़ा कर दिया गया, पीट कर भैया। तो आघात वर्धनीय होती है क्योंकि उन्हें पीट कर चौड़ा कर दिया गया, इसी वजह से वो क्या हो गई भैया, धातु हो गई। क्या हो गई, धातु हो गई। इसी प्रकार भैया जो अधातुएं होती हैं भैया, अधातुएं होती हैं उनकी चादर नहीं बनाई जा सकती है, अधातुओं की चादर नहीं बनाई जा सकती भैया, बनती है चादर लेकिन उन्हें पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता है। अगर कंपेयर करेंगे भैया तो ये जो लोहा वाला रहेगा भैया ये बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, इससे जो भैया, इससे सीमेंट वास जो बनता है भैया, जो सीमेंट की चादर होती है, और ये
लोहा वाला ले लो भैया, इसको छोड़ दो ऊपर से, ये फूट के छितरा जाएगा भैया, जिसे भंगुर कहेंगे। क्या कहेंगे? भंगुर कहेंगे। अगर कोई चीज हम पटक कर भैया उसे भंगुर कर दिए भैया, टुकड़े टुकड़े में, एक बार पटक दिए वो टुकड़े में बट गया भैया, उसे ही भंगुर कहेंगे। अच्छा, इसको इसको गिराइए भैया, ये स्टीनो को गिराइए, पचक जरूर जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, और ना ही भैया बिखर जाएगा। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है भैया? अघातवर्धन्य कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें पीटा जाता है और चादर में बदल दिया जाता है, और अधातुओं को पीट कर चादर में नहीं बदला जा सकता है। अच्छा, अगला चलेंगे भैया तन्यता की तरफ। धातुओं को भैया खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है ना भैया? इसे खींचकर किस में बदला जाएगा भैया? तार के रूप में। हाँ बिल्कुल, जो हमारे केबलवा में जो लगा हुआ है भैया, वो धातु का बना हुआ है। किससे बना हुआ है भैया? धातु का। जो चमकता रहता है अंदरवा से भैया, वो किसका बना हुआ है भैया? धातु का बना हुआ है। कहते नहीं भैया कॉपर का तार है। किसका तार है भैया? कॉपर का तार। कॉपर क्या है भैया? धातु है, याद रखना, है ना भैया? इन्हें क्या किया जा सकता है भैया? खींचकर तार में बदला जा सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु कौन होता है भैया? सोना होता है बाबू। क्या होता है? सोना। 1 ग्राम में इसको अगर खींचा जाएगा तो 2 किलोमीटर फैलेगा, है ना भैया? आप लोग खींचिए, इसे सोच लीजिए भैया, 1 ग्राम कितना बहुत छोटा सा कण होता है ना? अगर इसे खींचा जाएगा, सोनवा बिना टूटे हुए कितने दूर तक फैलेगा भैया? 2 किलोमीटर तक फैलेगा, है ना भैया? तो सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु सोना होता है, जो 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक फैल सकता है। अच्छा, क्या अधातुओं में भी तन्यता पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है भैया, इन्हें तार के रूप में बदला नहीं जा सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं भैया क्वथनांक और गलनांक की तरफ। भैया क्वथनांक और गलनांक क्या होता है भैया? जिस ताप पर कोई पदार्थ क्वथन करना शुरू कर दे भैया, उबलना शुरू कर दे, उसे उस ताप को उसका क्या कहते हैं भैया? क्वथन अंक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अगर गलेगा मतलब गलना शुरू कर दे भैया, पिघलना शुरू कर दे, तो उसे क्या कहेंगे भैया? गलनांक कहेंगे। अगर उबलना शुरू कर दे भैया तो उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक। आप बताइए किसका क्वथनांक अधिक होता है भैया? धातुओं का क्वथनांक अधिक होगा। किसका? धातुओं का। अधातुओं का क्वथनांक अधिक नहीं होता है। इनका भैया निम्न रहेगा। क्या रहेगा बाबू? निम्न रहेगा। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या रहता है भैया? निम्न रहता है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या, सॉरी, धातुओं का भैया उच्च रहता है, अधातुओं क्या रहता है बाबू? निम्न रहता है। अच्छा, चालकता की बात करें, सबसे मोस्टली भैया चालकता की बात करें भैया, चालकता धातुएं भैया विद्युत की और उष्मा की क्या होती है भैया? सुचालक होती हैं। क्या होंगी? सुचालक। मतलब इसमें विद्युत धारा और भैया जो तापमानवा है वो तेजी से चल सकता है, आसानी से चल सकता है, लेकिन अधातु में ऐसी नहीं होंगी भैया। ये क्या होंगी? विद्युत धारा और भैया ऊष्मा की क्या रहेंगी भैया? दोनों की कुचालक रहेंगी। क्या रहेंगी बाबू? कुचालक। कुचालक मतलब इसमें नहीं जा सकता है। अच्छा, एक ऐसी अधातु है भैया जो क्या होती है भैया? सुचालक होती है, जो हमारी होती है पेंसिलिया। कौन सी होती है भैया? उसमें क्या लगा रहता है भैया? आप बताइए क्या लगा रहता है भैया? ग्रेफाइट लगा रहता है। क्या लगा रहता है भैया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है भैया जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है ना बाबू? याद रखना, जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, और ये क्या रहता है भैया? अधातु रहता है। याद हुआ कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना। इसे मैंने बताया ना, एक प्रैक्टिकली तरीके से समझते हुए चलेंगे ना तो याद हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, धातु जो होती है भैया, इनके तो भौतिक गुणधर्म हम लोगों ने देख लिए, धातु और अधातु के। अब क्या देखेंगे भैया? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या होती है भैया? ये किसके साथ अपक्रिया करेगी, है ना भैया? ये किसके साथ अपक्रिया करेगी और कैसा करेगी? अच्छा, चलते हैं बाबू धातुओं की रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अपक्रिया किसके किसके साथ करती है भैया? सबसे पहला है भैया धातुओं की वायु के साथ अपक्रिया। किसके साथ बाबू? वायु के साथ अपक्रिया। धातु वायु के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है भैया? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बाबू? धातु ऑक्साइड बनाएगी। अच्छा, धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी भैया? जल के साथ अपक्रिया करेगी भैया धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी भैया? धातु हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस बनाएगी भैया? हाइड्रोजन गैस बनाएगी, भूलना नहीं है। धातु अगर जल के साथ अगर अपक्रिया करेगी भैया तो धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अच्छा, अगला चलें बाबू, तो तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जा रही है। किसके साथ भैया? तनु अम्ल के साथ। अगर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है भैया तो धातु लवण बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू? धातु लवण बनते हैं। और क्या बनता है भैया? हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, याद रखना। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना बाबू?
अच्छा, धातुओं और अधातुओं के साथ अगर अब क्रिया कराई जाएगी तो आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। ये क्या होता है अभी आगे चल के पूरी तरीके से आप जान जाएंगे कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ भैया ये कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले की तरफ अगर बढ़ा जाए भैया, धातु की किसके साथ अब क्रिया कराई जाएगी भैया? वायु के साथ। अभी मैंने बताया भैया, धातु अगर वायु के साथ अगर अब क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? धातु ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन याद रखना भैया, ये जो धातुएं होती है ना, अलग-अलग प्रकार की होती हैं, है ना? इसी वजह से इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, आगे चलते हैं भैया, जैसे कैसी कैटेगरियाँ हैं भैया? पहले वाली कैटेगरी देखते हैं भैया, धातु की ऑक्सीजन के साथ अलग-अलग अपक्रियाएँ होती हैं। मैंने बताया ना कौन-कौन सी कैटेगरियाँ होती हैं? अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला कौन-सा है भैया? सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ आकस्मिक क्रिया करता है, मतलब बहुत तेजी से क्रिया करेगा। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे भैया, कोई ऐसा टुकड़ा रहता है भैया जो पनिया में डाल देते हैं भैया तो बहुत तेजी से दगना शुरू कर देता है ना? वो क्या होता है भैया? वो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है ना? सोडियम याद रखना बहुत क्रियाशील धातु होता है, जिससे तेजी मात्रा में क्या निकलता है भैया? हाइड्रोजन गैस। अगर वो अपक्रिया करना शुरू कर देना तो तेजी से हाइड्रोजन गैस निकालेगा और विस्फोट करेगा, धाए धाए का विस्फोट करना शुरू कर देगा, है ना भैया? सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ आकस्मिक क्रिया करती हैं और जलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इनको अपक्रिया होने से बचाने के लिए किसमें रखा जाएगा भैया? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन ऑयल। हमारे यहाँ भैया मिट्टी का तेल बोला जाता था, है ना भैया? क्या बोला जाता है? मिट्टी का तेल। अब तो नहीं मिलता, पहले मिलता था भैया, 17-18 रुपए लीटर मिलता था। मिट्टी का तेल उसे कहते थे भैया। उसी में डुबो के क्या रखा जाता था भैया? सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता था, है ना? आगे चलते हैं भैया, कैसी अपक्रिया होती है भैया? जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर क्या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर रहा है भैया, तो क्या बना रहा है भैया? सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? सोडियम सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। मैंने बताया था भैया, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगी भैया, वायु के साथ अपक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं भैया, अलग-अलग धातुएं हैं, अलग-अलग प्रकार से अपक्रिया करेंगे, है ना? मैंने बताया था भैया कैटेगरी के अनुसार, है ना भैया? खंड-खंड के अनुसार ये अपक्रिया करती हैं, है ना? सबसे पहला, अच्छा दूसरा कौन सा भैया? मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और सीसा जैसे कुछ धातुएं वायु के साथ धीरे-धीरे से अपक्रिया करती हैं, जिसके कारण इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो इन्हें संक्षेपित होने से बचाती है और इसे क्या कहते हैं भैया? एनोडिंग कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, एनोडिंग किसे कहते हैं? कुछ निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जो ऑक्सीजन या वायु के साथ अपक्रिया करती हैं, तो इनकी परतिया पे भैया, इनकी जो मान लीजिए कोई धातु है ना भैया? मान लीजिए कोई धातु है, कौन सी उठाया जाए भैया? मैग्नीशियम या एल्यूमीनियम को उठाया जाए, है ना भैया? मान लीजिए ये कोई धातु है, इसको हवा में अगर छोड़ दिया गया भैया, हवा में छोड़ दिया गया तो इसके ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत जम गई, क्योंकि धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है ना बाबू? ये जो धातु ऑक्साइड है इसके ऊपर जो परतियां जमी हुई है भैया, ये एनोडिंग है। क्यों? क्योंकि भैया ये इसे क्या करेगी? संक्षरित होने से बचाएगी, इसे खराब होने से बचाना शुरू कर दी। कि मैंने संक्षारण आपको पहले ही अध्याय में पढ़ाया था। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है बाबू, आप बहुत नुकसान कर रहे हैं। याद रखना, मैं अब भी बता रहा हूं भैया, मैं इस वीडियो में पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय का दोनों का वीडियो मेंशन कर दूंगा। आप बिल्कुल जाके उसे देखिए, पहले उसे देखिएगा बाबू, तब इसे देखिएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा और मजा भी आएगा और याद होते चलेगा। समझ में आएगा नहीं भैया? आगे बढ़ते हैं। ये जो इसके ऊपर जो परतियां जमी भैया, इसे क्या कहेंगे भैया? एनोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? एनोडिंग। एनोडिंग किसे कहते हैं भैया? धातु अगर ऑक्सीजन या वायु के साथ अपक्रिया करे, उसके ऊपर क्या होने लगे भैया? परत जमने लगे। कौन सी परत भैया? धातु ऑक्साइड की परत जमने लगे तो इसे क्या कहेंगे बाबू? एनोडिंग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो एनोडिंग होती है भैया, ये जो एनोडिंग रहेगी, ये धातु को खराब होने से बचाएगी। इसी वजह से मैग्नीशियम की जो पट्टी होती है भैया, उसको पहले क्या किया जाता है? रेग मार्क से रगड़ा जाता है, फिर उसके बाद इससे अपक्रिया कराया जाता है। इसी वजह से पूछा जाता है भैया, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने से पहले इसे रेग मार्क से क्यों रगड़ा जाता है? अब आप जान गए होंगे भैया, एनोडिंग को हटाने के लिए भैया, यही धातु ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? इसको रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं भैया? रेग मार्क से रगड़ते हैं, है ना? आया कि नहीं आया बाबू? अच्छा, एल्यूमीनियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया किया भैया, क्या बनाया भैया? एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? एल्यूमीनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया किया, क्या बनाया भैया?
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये बहुत धीरे-धीरे अपक्रिया करेंगी वायु के साथ, याद रखना, भूलना नहीं है। आयरन को वायु में गर्म करने पर भी अपक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन यह लौह चूर्ण को ज्वाला में डालने पर भैया यह तेजी से अपक्रिया करती हैं। जो लोहा रहता है भैया, वो उसको गर्म करने पर भी वो तेजी से मतलब हवा में अपक्रिया नहीं करेगी, है ना भैया? लेकिन याद रखना, जो लोहा होता है वो मतलब नमी या वायु के साथ बहुत धीरे-धीरे अपक्रिया करता है ना? जिससे इसके ऊपर क्या लग जाता है बाबू? जंग लग जाता है, भूलना नहीं है ना? अच्छा आगे चलते हैं, है ना? अगर चूर्ण अगर लौ में डाल दिया जाए भैया तो ये तेजी से अपक्रिया करेगा। इसी प्रकार चांदी और सोना जो है भैया वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, भूलना नहीं है भैया, ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी अपक्रिया नहीं करेंगे। आगे चलते हैं भैया उभयधर्मी ऑक्साइड की तरफ। ये पूछ लेते हैं भैया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड वे पदार्थ होते हैं भैया जो क्या भैया, जो अम्ल और क्षार मैंने दूसरे अध्याय में पढ़ा था भैया, अम्ल और क्षार क्या होते हैं भैया? जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करे, ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करे और लवण और जल बनाए भैया। क्या बनाए? लवण और जल बनाए भैया। करता है भैया, उसे क्या कहते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। भूलना नहीं है, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करे और लवण और जल बनाए, उसे क्या कहेंगे भैया? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे सबसे मोस्टली कौन है भैया? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो अम्ल के साथ भी अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भैया? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण। और क्या बनाएगा भैया? जल का भी निर्माण करेगा, जल का भी निर्माण करेगा, एक लवण बनाएगा, जैसे क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड कहेंगे। सूत्र बनाना मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको भूलना नहीं है ना? इसी वजह से मैंने सूत्र का नाम नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, पूरे लेक्चर का आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। पिछले वाले वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, हलवा कर देंगे केमिस्ट्री को, है ना बाबू? अच्छा, यही जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है फिर किसके साथ अपक्रिया करती है भैया? किसके साथ भैया? क्षार के साथ। क्षार और अम्ल मैंने पढ़ाया है बाबू, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैंने बताया ना, अब भी मिल रहा है, आगे भी चल के मिलेगा। इसी वजह से भैया अम्ल और क्षार को भी पढ़ते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। अच्छा बाबू, इसने क्या किया भैया? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना भैया? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी क्या है बाबू? लवण है। और क्या बना भैया? जल बना दिया। इसी वजह से इसका क्या नाम हो गया भैया? उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। अच्छा, फिर से याद दिलाऊं, वे धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं भैया? अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करेंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे भैया? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा भैया? Al2O3, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं बाबू, बिल्कुल आगे चलते हैं। आगे चलेंगे दूसरे की तरफ भैया, धातुओं की किसके साथ अपक्रिया कराएंगे भैया? पानी के साथ, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे, है ना बाबू? अगर जल के साथ अपक्रिया कराते हैं धातुओं की तो क्या बनता है बाबू? धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कौन सी गैस निकालेगा भैया? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। धातु जल के साथ अपक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कौन सी गैस निकालेगा भैया? हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, अगर धातु जल के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। कौन सा टिक लगाएंगे भैया? हाइड्रोजन गैस को टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हलवा कर देंगे क्वेश्चन को, है ना बाबू? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। सोडियम और पोटेशियम तथा कैल्शियम ये ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, इन्हें पानी में डालते ही भैया बहुत तेजी से अपक्रिया करती हैं और विस्फोट करती हैं, धाए धाए की आवाज देती हैं भैया, धाए धाए की। अगर घर वालों को जादू दिखाना है, आप लोग क्या करना भैया? सोडियम का यही, अच्छा ये भी, यही तीनों धातु हैं भैया जो चाकू से कट जाती थी। बहुत नरम, दिखाई तो बहुत नरम दे रही है लेकिन क्रियाशील बहुत है। इसी वजह से कहा जाता है भैया, देखे में कमजोर लेकिन भैया ताकत बेशुमार। समझ में आए ना? आगे चले भैया, ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जैसी क्रियाशील धातुएं, आप लोगों में भी ऐसे कमजोर बच्चे बैठे हैं जो बहुत ताकतवर हैं, है ना? अगर उनको उनकी क्रियाशीलता को परखने के लिए क्या करेंगे भैया? मतलब कोई ना कोई प्रयोग करेंगे तो उनकी क्रियाशीलता परख लेंगे, है ना? झगड़ा कर लेंगे उनसे, नहीं करना है ना? अच्छा, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जैसी क्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करेंगी, है ना बाबू? जल के साथ क्या करेंगी? बहुत तेजी से अपक्रिया करेंगी, है ना बाबू? जल के साथ तेजी से अपक्रिया कर दी और क्या बनाई भैया? लवण बना दी। क्या बना दी भैया? सॉरी,
क्या बना दी भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दी। सोडियम ने जल के साथ अपक्रिया किया तो क्या बना भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और कौन सी गैस निकाल दिया भैया, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार कैल्शियम भी जल के साथ अपक्रिया किया भैया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और क्या बना भैया, हाइड्रोजन गैस। ये जो सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम रहेंगी भैया जल के साथ अपक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे भैया, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी या ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस तेजी से निकालना शुरू कर देंगी, है ना बाबू। अच्छा, मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है ना भैया, ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करेगा। याद रखना भैया, मैग्नीशियम मध्यम वाले हैं, है ना भैया। ये क्या करते हैं भैया, केवल गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अपक्रिया किया तो क्या बना भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कौन सी गैस भैया, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार भैया एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जो कि कम क्रियाशील धातुएं हैं, ये क्या होती है भैया, केवल भाप के साथ ही अपक्रिया करने लगती हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम भाप के साथ, जल के भाप के साथ अपक्रिया करें भैया। भाप जो भपो है भैया, वही भपो दिखा दिया, ये तेजी से अपक्रिया करना शुरू कर दी। क्या बनाए भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दी। क्या बनाए बाबू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या बनाए भैया, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपको आप लोग जरूर निकलते हुए देखेंगे, है ना बाबू। हाइड्रोजन गैस आप लोग जरूर निकालना, है ना। अच्छा, इसी प्रकार जो लोहा है भैया, ये भी भापोक्त अथवा अपक्रिया किया नहीं, नहीं भाप के साथ नहीं। मतलब याद रखना, ये बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में भाप के साथ अपक्रिया करते हैं ना। तो क्या बना भैया, ये क्या बना भैया, आयरन ऑक्साइड बना दिया भैया और क्या बना दिया भैया, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, गोल्ड और सीसा इत्यादि जैसे बहुत निम्न क्रियाशील धातु है भैया, जो क्या करते हैं भैया, ये धातु ये क्या करते हैं भैया, जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है ना। अच्छा, आगे चलते हैं भैया। धातुओं की किसके साथ अपक्रिया कराएंगे भैया, अम्लों के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसके साथ, अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे। धातु अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं भैया तो सबसे पहले लवण बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, है ना। धातु अम्लों के साथ अपक्रिया करते हैं भैया तो धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे सोडियम। अच्छा, अम्ल के साथ अपक्रिया किया कर रहा है भैया तो क्या बना रहा है भैया, NaCl। NaCl का क्या नाम है भैया, सोडियम क्लोराइड नाम है। क्या नाम है भैया, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम बाबू, सोडियम क्लोराइड नाम है। अच्छा, HCl का क्या नाम भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है भैया। और याद रखना, ये बहुत तेजी से, जितनी तेज हो सके भैया उतनी ही तेजी से ये क्या निकालेंगे भैया, हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे। समझ में आया नहीं बाबू, ये समझ में आया नहीं, बहुत इजी होने वाला है अगर आप लोग धीरे धीरे लेक्चर को खत्म करेंगे। समझ में आया नहीं भैया, एक मिनट, ये माइक थोड़ा। अच्छा, इसी प्रकार मैग्नीशियम भी अगर अम्ल के साथ अपक्रिया किया भैया, क्या बना भैया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस। जिंक भी जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे भैया, धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो भैया क्या बनाते हैं भैया, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो नीचे जो धातुएं होती हैं भैया, वो क्या करती हैं, बहुत कम अपक्रियाशील होती हैं, बहुत निम्न अपक्रियाशील होंगी। वो बहुत कम किसी के साथ अपक्रिया करते हैं, बाकी नहीं करती हैं। इसी प्रकार इसमें भी ये क्या करती है भैया, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे जो धातुएं होती हैं भैया, तन अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। मैंने बताया ना भैया, ये किसी के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, बहुत मुश्किल से, रेयर केस में अपक्रिया करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। इसी प्रकार भैया सक्रियता श्रेणी होती क्या है, जिसका मैंने बार बार नाम लिया भैया, वो होता क्या है भैया। अच्छा, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में एक व्यवस्थित क्रम से रखना भैया, क्या कहलाता है भैया, सक्रियता श्रेणी कहलाता है ना। ध्यान से सुनना, ये जो धातुएं होती हैं भैया, ये ज्यादा क्रियाशील, मध्यम, फिर निम्न क्रियाशील। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बाबू, सक्रियता श्रेणी कहलाता है ना। ध्यान से सुनना, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है ना भैया, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और चांदी और सोना। इसी प्रकार इनकी क्रियाशीलता क्या होती है भैया, घटती हुई चली जाती है ना। घटती हुई चली जाएगी तो भैया ये निम्न क्रियाशील हो जाएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होते हैं बाबू, सबसे ज्यादा क्रियाशील ये क्या होते हैं भैया, ये तीनों क्या होते हैं भैया, सबसे खतरनाक होते हैं, ज्यादा क्रियाशील। क्या होंगे भैया, ज्यादा क्रियाशील। अच्छा, मध्यम वाले की तरफ बढ़ा जाए भैया, मध्यम, मैग्नीशियम से लेके भैया लेड तक ये क्या होते हैं भैया, मध्यम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं भैया, मध्यम क्रियाशील होते हैं। और ये जो भैया, ये हाइड्रोजन के जो नीचे
नीचे होते हैं भैया ये निम्न क्रियाशील धातु होते हैं, एकदम सबसे कम वाले। मैंने बताया ना भैया, जो किसी के साथ अब क्रिया नहीं करते हैं वो निम्न कैटेगरी के कहलाते हैं। किसी के साथ अब क्रिया नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे बोलेंगे नहीं, एकदम चुप से किनारे से बैठे रहेंगे, किसी के साथ बोलेंगे बोलेंगे नहीं, लेकिन इनकी कीमत ना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जो याद रखना, जो कम बोलते हैं उनकी कीमत भी बढ़ती है ना। हम लोग भी या मतलब हम लोग भी ऐसा काम करेंगे भैया कि बोलना कम पड़े, है ना, अल्प मात्रा में बोलो, और जो बोलो वो ठोस बोलो, है ना। चांदी को जानते हो, चांदी, चांदी का भाव, सोने का भाव इस टाइम बहुत ज्यादा होगा, जानते हैं, 1,30,000, 38,000, 40,000, है ना, बहुत ज्यादा महंगा है बाबू। जो बहुत शांत रहते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं। बहुत शांत, एकदम एक्शन के टाइम एक्शन लेना, बाकी नहीं लेना है, नहीं एक्टिव मोड में हमेशा रहो भैया, सबको धुआं करते फिरो, ये गलत बात होगी, है ना। हमारे लिए बोलना कम है, वही बोलना है भैया, वही बोलना है जहां हमारे लिए आवश्यक होगा। आगे चलते हैं बाबू, उसी के साथ भैया क्रियाशीलता समझ में आएगी नहीं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर इन्हें क्या किया गया भैया, घटते हुए क्रम में रखा गया है। अच्छा, इसके लिए ट्रिक, ट्रिक कौन सा भैया, काशीनाथ का माली, काशी, काशी से क्या हो गया भैया, के नाथ से यानी का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी के, है ना भैया, काशी क्या हो गया, के नाथ का यानी, है ना भैया, सोडियम, और के का क्या हो गया भैया, सी हो गया, और माली एम जी, आलू का क्या हो गया भैया, एल्यूमिनियम हो गया। फिर इसी प्रकार जिंक का क्या हो गया भैया, जरा हो गया, है ना, जरा फीके क्या हो गया भैया, आयरन हो गया, या फिर है ना पकाता, पी भी हो गया भैया, क्या हो गया, पी भी हो गया, है एच हो गया जो हाइड्रोजनवा है भैया, कौन सी यू, एच कौन हो गया भैया, एच जी हो गया, आगे ए जी, ए यू से क्या हो गया भैया आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। भूलना नहीं है, ये ट्रिक बैठा के चलना है भैया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हलवा कर देना है, समझ में आना है बाबू। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा, धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अपक्रिया होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। अगर धातु अन्य धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो याद रखना इनमें क्रियाशीलता है, ताकतवर ज्यादा है। ताकतवर अपने से कम को क्या कर देता है भैया, तुरंत ही भगा देता है ना। ताकतवर क्या करेगा, अपने से कमजोर को क्या करेगा, तुरंत भगा देगा, है ना। और हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग रहते हैं भैया जो हट्टे कट्टे रहते हैं भैया, उनको अगर बेंच में बैठना होगा वो क्या करेंगे, हट बे, वो आएंगे बैठ जाएंगे, और जो कमजोरवा रहेगा सबसे पहले उसे पॉइंट करेंगे। और ताकतवर हमेशा अपने से कमजोर को ही सता सकता है, ताकतवर ताकतवर से कभी नहीं भिड़ेंगे, है ना। ताकतवर हमेशा अपने से कमजोर को डराते फिरेंगे, ताकि जो मतलब उनकी जो घमंड रहे भैया वो कमजोर ना हो, घमंड टूटे ना, है ना। इसी वजह से वो कमजोर के साथ अगर मतलब टक्कर का अगर मिल जाएगा तो वो पिछड़ जाएंगे, है ना, दिमाग से कमजोर होंगे, है ना। जो ताकतवर हमेशा ताकत दिखाते फिरेंगे वो दिमाग से एकदम मूड होंगे बाबू, है ना। उनका जो समय आएगा भैया वो चूरन हो जाएंगे तुरंत ही, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, धातुओं के अन्य धातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ज्यादा क्रियाशील वाला परमाणु अपने से कम को क्या करेगा, भगा देगा। इसे ही क्या कहेंगे भैया, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से क्या कर देती भैया, विस्थापित कर देती है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं भैया, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है भैया, लोहा है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया, किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया, तो भैया तो बना पदार्थ जो बन गया भैया वो क्या बन गया, वो बन गया भैया लोहा का सल्फेट, आयरन सल्फेट बन गया भैया। और किसको भगा दिया भैया, कॉपर को भगा दिया। क्योंकि अभी मैंने पीछे देखा था भैया, ये जो कौन था, ये Fe जो था भैया, ये किससे ज्यादा ताकतवर था भैया, कॉपर से ज्यादा ताकतवर था, है ना भैया। जो Fe था भैया वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर था, इसी वजह से इसे क्या किया भैया, अटैक किया और इसे भगा दिया, जिसे क्या कहेंगे भैया, विस्थापन अपक्रिया। ज्यादा क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु को जब विस्थापित कर देता है भैया तो इसे ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आगे चलें बाबू, बिल्कुल। धातुओं की अब की क्या कराएंगे भैया, अधातुओं के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसके साथ भैया, अधातुओं के साथ। अधातु, धातु क्या होता है मैंने आपको पहले ही परिचय करा दिया। अगर ये दोनों मिलेंगे बाबू तो ये आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे भैया, आयनिक यौगिक का।
है ना? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया होती है भैया, तो ये क्या होते हैं भैया, धातु परमाणु क्या करता है भैया, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, है ना भैया? मैंने बताया था भैया, धातु वे होते हैं जो अपने मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भैया, त्याग कर देते हैं। अधातु वे होते हैं भैया जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भैया, ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए किसी कोई ए था भैया, इसने क्या कर दिया, ए प्लस बना दिया, क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया भैया, निकाल दिया है। अच्छा, बी जो है भैया वो निगेटिव बन गया, क्योंकि उसने क्या किया भैया, उसी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया भैया। जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया भैया, तो ये क्या बन गए भैया, आयनिक यौगिक बन गए। क्या बन गए बाबू, आयनिक यौगिक बन गए। क्या बने, आयनिक यौगिक। धातुओं की अगर अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी भैया, तो किसका निर्माण हो जाएगा बाबू, आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। किसका, आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि धातु ने क्या किया भैया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला और अधातु ने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया भैया, ग्रहण कर लिया। इन दोनों के मिलाप से क्या बन गया भैया, आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। इसी प्रकार देखते हैं, जब किसी धातु की अपक्रिया अधातु के साथ करवाई जाती है, तब धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करते हैं भैया, धनात्मक बनाते हैं, तथा अधातु क्या करते हैं भैया, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भैया, ग्रहण कर लेते हैं, जो क्या बनाते हैं भैया, ऋणायन बनाते हैं। धातु धनात्मक आयन और अधातु ऋणात्मक आयन मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण कर देते हैं। जैसे कौन कौन से भैया, NaCl, है ना, KCl, CaO इत्यादि भैया, ये सब क्या है, आयनिक यौगिक हैं। भूलना नहीं है, आप लोग याद रखना। अच्छा, जैसे कैसे करते हैं भैया आप क्रिया, आइए देखते हैं कैसे करेंगे भैया। अच्छा, सबसे पहले इसका देखेंगे भैया, गुणधर्म देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, गुणधर्म। गुणधर्म में जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये अपना अपना गुण दिखाते हैं, है ना? क्या दिखाएंगे बाबू, गुण दिखाएंगे अपना अपना। जैसे भौतिक प्रकृति में इसका प्रकृति देखेंगे भैया, ये क्या होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं। क्या होंगे, कठोर होंगे। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं भैया, कठोर होते हैं, है ना? क्या होंगे बाबू, कठोर होते हैं। और क्योंकि इनके बीच के कणों को जो भैया जो स्थिति रहती है, ये क्या रहती है, बहुत सटी सटी रहती है भैया। इसी वजह से ये क्या होते हैं भैया, बहुत कठोर होते हैं, है ना? अच्छा, गलनांक और क्वथनांक की तरफ देखेंगे। गलनांक और क्वथनांक, अच्छा इनका याद रखना भैया, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या रहेगा, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या रहेगा बाबू, बहुत ऊंचा रहेगा। क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा, है ना? जो आयनिक यौगिक होते हैं बाबू, उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है ना? क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है ना? अच्छा, आयनिक यौगिक में जैसे गलनांक देखेंगे, गलनांक कैसे देखेंगे भैया, जैसे NaCl मैंने बताया था ना, NaCl का गलनांक कितना होता है, 1074, ये डिग्री सेल्सियस में रहेगा। किस में रहेगा बाबू, डिग्री सेल्सियस में रहेगा। क्वथनांक भी किस में रहेगा, डिग्री सेल्सियस। 1074 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। क्या आपने नमक को गलते हुए देखा है, बिल्कुल नहीं देखा होगा। ये घुलते हुए देखा होगा, गलते हुए नहीं देखा होगा, है ना? ना ही उबलते हुए देखा होगा, है ना बाबू? इसी वजह से कहते हैं भैया, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है ना भैया? जैसे 1074 डिग्री इसका क्या है, गलनांक है। अगर इसका क्वथनांक देखेंगे 1686 डिग्री सेल्सियस, बाबू बहुत अधिक बोल दिया, 1686 बहुत अधिक हो जाएगा, है ना? इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बाबू, उच्च होता है। और इसी प्रकार LiCl लिथियम क्लोराइड का क्या होगा, 887 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस। अधिक है कि नहीं, बहुत ज्यादा अधिक है। इसी वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। आगे चले बच्चा, आगे चले, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, घुलनशीलता। अच्छा, नमक पानी में घुलते हुए देखा है, हाँ बिल्कुल घुलते हुए देखा है। इसी वजह से ये आयनिक यौगिक जो होते हैं भैया, ये घुलनशील होते हैं। किसमें, जल में घुलनशील होता है। लेकिन याद रखना, पेट्रोल में आपने नमक को कभी नहीं गलाया होगा, ना ही जो सरसों का तेल आता है उसमें कभी घुलते मतलब गलते हुए देखा है, नहीं, घुलते हुए नहीं देखा है ना? आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल तथा आयनिक यौगिक की प्रकृति क्या होती है भैया, एक जैसी होती है। परंतु ये पेट्रोल, केरोसिन आदि इत्यादि विलायकों में भैया ये घुलनशील नहीं होते हैं। क्या होंगे, अघुलनशील होंगे। इसी प्रकार इनकी अगर विद्युत चालकता देखी जाए भैया, नमकवा अगर खड़ा खड़ा रहेगा तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर इसे गला दिया जाए भैया, क्यों, क्योंकि NaCl इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? सोडियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भैया विद्युत का प्रवाह इसमें बहुत तेजी से होता है। जो नमक पानी का जो विलयन होता है भैया, इसका इसमें विद्युत धारा का बहुत तेजी से प्रवाह होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो आयन होते हैं भैया, वो क्या करते हैं, इनको ताकत, जो बिजली होती है इसे और ताकत देंगे, और तेजी से जाओ, भागो भैया, और तेजी से भागो। इसीलिए गुड कंडक्टर बोला जाता है, बहुत अच्छा सुचालक बोला जाता है किसको, नमक और पानी को। समझ में आएगा नहीं भैया?
याद रखना। ये जलीय विलयन और गलित अवस्था में क्या होते हैं भैया, विद्युत को तेजी से चालन करते हैं, है ना। लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं भैया, कुचालक होंगे, ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। आगे चले बच्चा, बिल्कुल। सोडियम और क्लोराइड की अपक्रिया कैसे कराएंगे, मैंने बताया था ना भैया, ये जो सोडियम होता है भैया, ये कौन है, ये धातु है। जो क्लोरीन है भैया, ये क्या है भैया, अधातु है। आइए इसकी अपक्रिया करवाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया, 11 होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है भैया, धनायन बनाता है, जिससे इसका अष्टक क्या हो जाता है भैया, पूरा हो जाता है। अष्टक क्या है भैया, अष्टक क्या है, अष्टक एक नियम है भैया, 2 8 8 18 32 करके एक नियम है भैया, जिसका पालन सभी करते हैं तो अक्रिय रूप में बन जाते हैं। किस में बन जाएंगे बाबू, अक्रिय बन जाते हैं। अच्छा, अष्टक जिनका नहीं पूरा रहता है भैया, वो हमेशा सबसे दुश्मनी करते हुए फिरते हैं, लेकिन जो अक्रिय हो जाते हैं वो शांत हो जाते हैं, जैसे साधु महात्मा, है ना। हम लोग क्या है भैया, जिनका अष्टक नहीं पूरा है ना भैया, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, है ना, मोह माया में हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन साधु महात्मा वो मोह माया को त्याग चुके हैं, इसी वजह से वो क्या हो गए भैया, अक्रिय हो गए हैं, याद रखना, है ना भैया। आगे चलते हैं भैया। आज अच्छा, जो सोडियम था उसने क्या किया भैया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या थी भैया, 11 थी। मैं इसे बताऊं, ध्यान से सुनना, अष्टक का नियम यही लिखते हैं, 2 8 8 18 और 32, है ना भैया, ध्यान से सुनना। अब सोडियम की अगर परमाणु संख्या कितनी देखी जाए भैया, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगर इसका भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लिया। अच्छा, दूसरे कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर 8 और 2 मिला दिया जाए भैया तो 10 हो गया, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। लास्ट कक्षक में, अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ भैया, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने धातु के बारे में बताया था भैया, जिनके अंतिम में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भैया, त्याग करते हैं, दान करते हैं भैया, धनायन बनाते हैं, है ना। इसने क्या किया भैया, दान कर दिया इलेक्ट्रॉनों को। किसको दान किया, अभी आगे चल के देखेंगे, जो ग्रहण करने वाला है वो भी खड़ा है। कौन है भैया, क्लोरीन नाम है उसका। क्लोरीन की परमाणु क्रमांक क्या होती है भैया, 17 होती है। यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, और ऋणायन बनाता है, जिससे इसका क्या हो जाता है भैया, अष्टक पूरा हो जाता है। अच्छा, यही जो इलेक्ट्रॉन निकाला था भैया, तो क्लोरीन की तरफ चलेंगे भैया, इसकी परमाणु संख्या कितनी है बाबू, 17 है। 17 है तो 2 8 और 7 हो गया, याद रखना। जिनके अंतिम में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और अधातु का निर्माण करेंगे और ऋणायन बनाएंगे। समझ में आया, ट्रिक समझ में आई नहीं, ध्यान से सुना। तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया तो 8 के रूप में आ जाएगा, 2 8 8 बना लेगा, है ना भैया। तो वही जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है भैया, वही जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है भैया, इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था भैया, कितना था, आइए बताते हैं भैया। इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना भैया। इसने क्या किया, इसे मोटा मोटा करते इसे, ताकि समझ में आए। अच्छा, ये जो सोडियम था भैया, ये जो सोडियम था, इसने क्या किया, वही अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसका अगर रूप देखेंगे भैया तो 2 8 1 है। अगर इलेक्ट्रॉनों को दे दिया भैया, तो इसे ये भैया धनायन बना दिया, धनायन बना दिया तो ये ने प्लस हो गया, है ना भैया, क्या हो गया, ये ने प्लस। अगर ये इसने क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉनों के ले लिया, क्यों, क्योंकि इसका विन्यास क्या था भैया, 2 8 और 2 8 और क्या था भैया, 7 था, 2 8 क्या था भैया, 7 था, 2 8 7 7 अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बना दिया भैया, Cl माइनस। और Na प्लस और Cl माइनस को अगर मिला दिया गया भैया, तो ये क्या बना दिए भैया, NaCl का निर्माण कर दिए, जिसका नाम क्या हो गया बाबू, सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आप बताइए इसका क्या नाम है दूसरा भैया, ये आयनिक यौगिक है। क्या नाम भैया, आयनिक यौगिक है, भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है, हलवा हो रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनना बाबू। ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैं एक ही शॉट में पूरे वीडियो को खत्म कर दूंगा, है ना, और एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आ जाने वाला है, याद करा के भेजूंगा। मतलब ये हमारा वादा है ना बाबू, मैं याद करा के भेजूंगा, ये वादा करता हूं आपसे, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं बाबू। इसी प्रकार खनिज के बारे में चलेंगे। वो तो हो गए भैया धातु और अधातु। अब धातु अधातु आते कहां से हैं, इनके तरफ चलेंगे भैया। खनिज,
खनिज जिन्हें खन के निकाला जाए, कहाँ से भैया, जमीन से निकाला जाए, उन्हें क्या कहेंगे बाबू, खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे, खनिज। जिनसे क्या होगी भैया, धातुओं की प्राप्ति होगी, धातु को निकाला जाएगा, है ना भैया। खनिज क्या होते हैं भैया, पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं भैया, उन्हें क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। जिन्हें खन के निकाला जाए भैया, उन्हें क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अंग्रेजी में इसको भैया कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं भैया, मिनरल्स। अच्छा, पानी को भी मिनरल्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहां से निकलता है भैया, जमीन के अंदर से निकलता है ना। जो जमीन के अंदर से निकलते हैं भैया पदार्थ, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे, भूलना नहीं है। अच्छा, जैसे कौन कौन से खनिज भैया, बॉक्साइड हो गए, है ना, जिसका फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O, है ना। अच्छा, क्ले हो गया, इसी प्रकार क्या हो गया, क्ले हो गया, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। इन दोनों में क्या है भैया, जो एल्यूमिनियम है, इनको निकाला जाता है। ये एल्यूमिनियम के क्या है भैया, खनिज है। समझ में आएगा नहीं बाबू, खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनको जमीन के अंदर से, पृथ्वी की भूपर्पटी से निकाला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें भूपर्पटी से निकाला जाए, पृथ्वी की भूपर्पटी से निकाला जाए और हमारे लिए क्या हो बाबू, उपयोगी हो, उन्हें क्या कहेंगे बाबू, खनिज कहेंगे, है ना। इसी प्रकार क्या होता है भैया, कॉपर पायराइड। क्या होता है भैया, कॉपर पायराइड भी क्या है, एक कॉपर का खनिज होता है ना। अच्छा, खनिज तो निकला, लेकिन उसके साथ भी कोई निकला है, कौन, गैंग। कौन निकला बाबू, गैंग निकला, गैंग। हमारे यहाँ भी गैंग होता है, जो जिसमें गुंडे भरे होते हैं, है ना भैया, क्या भरे होते हैं, गुंडे। ये गुंडे उंडे कुछ नहीं बाबू, एक दिन आएगा, इनको भी 12-12 घंटे जॉब करना पड़ेगा और 10-12 हजार में मुंह पीटना पड़ेगा, है ना। ये गैंग लेके चलने वाले 4 दिन के बाद भैया 12-12 हजार में नौकरी करने वाले, है ना। हमें भी ये सब नहीं करना है। ये सब अधात्री होते हैं, अशुद्धियां होती हैं भैया। ये लोग क्या है भैया, अशुद्धि हैं, हमारे आसपास की क्या है भैया, अशुद्धियां हैं। गैंग कौन है, अशुद्धि। आगे चलते हैं, गैंग, खनिज व अवांछित अशुद्धियां जिनमें क्या होती है भैया, मिट्टी, कंकड़, रेत आदि पाई जाती है भैया, उन्हें क्या कहते हैं भैया, गैंग कहते हैं, अधात्री कहते हैं। समझ में आए नहीं, अधात्री किसे कहेंगे भैया, जो खनिज के साथ अशुद्धियां निकलेंगी, उसे क्या कहेंगे भैया, अधात्री या गैंग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, भूलना नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे गैंगवार लोग हैं, है ना। आगे चलते हैं भैया अयस्क की तरफ। अयस्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, ओर कहते हैं। क्या कहेंगे, ओर। वे खनिज जिनमें धातुओं के निष्कर्षण में कम लागत होती है और सरलता पूर्वक इसे अधिक मात्रा में निकाल लिया जाता है। मान लीजिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए बहुत सारे मैंने खनिज निकाले, ये दो तीन चाके क्या किसके निकाले भैया, खनिज के निकाले हैं। ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान सुनना। अच्छा, इसमें क्या है भैया, धातु की थोड़ी कम मात्रा है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा है धातु की, है ना। इसमें धातु की ज्यादा मात्रा है, इसमें भी थोड़ी कम मात्रा है ना। याद रखना, अयस्क उसे कहेंगे जो जिसमें धातुओं की मात्रा ज्यादा होगी और कम खर्च में निकाला जाएगा, है ना। अयस्क उसे कहेंगे भैया जिनमें धातुओं की मात्रा ज्यादा होती है और कम खर्च में उसे क्या किया जाता है भैया, प्राप्त कर लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं भैया, अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते भैया, कुछ ही खनिज अयस्क होंगे, है ना। समझ में आए, बहुत कम खनिज जो होते हैं भैया, वो अयस्क के रूप में उपयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे बॉक्साइड हो गया, जो एल्युमिनियम का अयस्क है ना भैया। सभी खनिज जो जो सभी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अभी मैंने बताया ना, ये जो सभी जो मान लीजिए दो चार अयस्क भैया एक बकेट में रखा जाए, एक बकेट में क्या रखा जाए भैया, अयस्कों को रखा जाए, ये अयस्क है ना। ये सब खनिज है कि नहीं है, है, क्योंकि इन्हें कहां से निकाला गया भैया, पृथ्वी की भूपर्पटी से निकाला गया, इसी वजह से क्या है, खनिज है। लेकिन सभी खनिज क्या अयस्क हैं, ये सभी खनिज अयस्क थे नहीं थे, था वही जो कम मात्रा में कम लागत में निकाल लिया गया भैया, उसे ही क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अयस्क। अच्छा, खनिज अयस्क में अंतर होता क्या है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा के लिए, है ना। खनिज अयस्क में अंतर क्या होता है भैया, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। परिभाषा ही एक अंतर बन गई, है ना। परिभाषा क्या बन गई, एक अंतर। जिन खनिजों में लाभदायक और सुविधापूर्वक भैया ढंग से धातुओं को निकाल लिया जाता है भैया, उन्हें क्या कहते हैं भैया, अयस्क कहते हैं। एक अंतर ये मिल गया भैया। अच्छा, इसी प्रकार बहुत से खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि अन्य धातु में प्रतिशत मात्रा क्या होती है भैया, कम होती है ना। बहुत से खनिज ऐसे होंगे जिनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत से खनिज होंगे जिनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा कम होती है। लेकिन अयस्क की बात की जाए ना, तो सब में धातुओं की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, है ना। धातुओं की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी, इसी वजह से उसका क्या नाम पड़ा था, अयस्क पड़ा था। समझ में नहीं। अच्छा, इसी प्रकार कुछ खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियां होती हैं, है ना।
जो धातु निष्कर्षण में क्या जाती है भैया, रुकावट डालती है, लेकिन अयस्क में अशुद्धियां नहीं होती, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होगी, नहीं की मात्रा में होगी, है ना भैया। अयस्क में अशुद्धियां नहीं होगी, गैंग नहीं होगा, है ना। अच्छा आगे चलते हैं भैया। अच्छा, सभी खनिज को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, सभी खनिज अयस्क होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं, है ना। सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, होंगे वही जिनमें धातुओं की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया होगा। समझते हुए चलेंगे, है ना बाबू, समझते हुए चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं। आगे चलते हैं, एस्को का वर्गीकरण करेंगे। एस्को को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना भैया। कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं। एस्क सबसे पहला कौन सा है भैया? ऑक्साइड एस्क। ऑक्साइड एस्क क्या होगा भैया? ऑक्साइड एस्को में धातु अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में भैया? ऑक्साइड के रूप में, है ना। धातु ऑक्साइड के रूप में पाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे भैया? ऑक्साइड एस्क। जैसे क्यूपराइट हो गया भैया, किसका है? कॉपर का। जिंकाइट हो गया, जिंक का है भैया। बॉक्साइट हो गया, अब देखो ऑक्साइड लास्ट लास्ट में ऑक्साइड जरूर मिलेगा, ऑक्साइड मिल रहा है तो भैया ये ऑक्साइड अयस्क हो गया। क्या है? ऑक्साइड अयस्क हो गया, है ना। इस इनमें क्या किया जाता है भैया? ध्यान सुना, इनमें धातुओं के क्या बनते हैं भैया? ऑक्साइड रहते हैं। क्या रहते हैं भैया? धातुओं के ऑक्साइड। और हीमेटाइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, है ना भैया, मैग्नेसाइट इत्यादि क्या हो गया भैया? धातु के भैया ऑक्साइड अयस्क क्या हो गया भैया? ऑक्साइड। ऑक्साइड अयस्क हो गए। क्या हो गया बाबू? ऑक्साइड। दूसरे की तरफ चलेंगे भैया, कार्बोनेट। कौन सा? कार्बोनेट। इसमें धातु आप बताइए भैया, इसमें अयस्क किसके रूप में पाया जाएगा भैया? कार्बोनेट के रूप में। बिल्कुल, आया कि नहीं आया? समझा एकदम भैया। कार्बोनेट के रूप में अगर ऑक्साइड के रूप में पाया गया भैया तो ऑक्साइड एस्क, कार्बोनेट के रूप में भैया तो कार्बोनेट एस्क, है ना भैया। जैसे मैलेकाइट, है ना भैया, मैलेकाइट, सीडेराइट, है ना भैया, और देखा कैलामिन या कैलीमाइन, है ना भैया, क्या कहते हैं? कैलामाइन कहते हैं या कैलामिन कहते हैं, है ना। और कौन सा भैया? डोलोमाइट। ये सब क्या है भैया? कार्बोनेट एस के रूप है। किसके रूप में भैया? कार्बोनेट एस के रूप में, भूलना नहीं है ये। क्योंकि क्योंकि अपने कार्बोनेट के CaCO3 देख लीजिए, ये कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, CuCO3, है ना, कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, है ना। ये सब क्या है भैया? कार्बोनेट के रूप में पाए जा रहे हैं भैया, इसी वजह से इनका क्या नाम हो गया भैया? कार्बोनेट एस्क हो गया। क्या हो गया बाबू? कार्बोनेट एस्क। इसी प्रकार भैया सल्फाइड एस्क, अगर सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सल्फाइड एस्क कहेंगे, है ना। जैसे गैलेना हो गया, जिंक ब्लैंड हो गया, और क्या गया भैया? आयरन पायराइड हो गया, और कौन हो गया भैया? कॉपर ग्लास हो गया। ये सब किसके रूप में पाए जाते हैं भैया? सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनका क्या नाम भैया? सल्फाइड अयस्क नाम है। आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। क्लोराइड एस्क, मैंने 4 का नाम बताया, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड हो गया। अब की क्या है भैया? क्लोराइड एस्क। क्लोराइड एस्क में भैया जो मतलब क्या होंगी? धातुएं अपने क्लोराइडो के रूप में पाई जाएंगी। जैसे देखे कॉर्नेलाइट, कॉर्नेलाइट में देख लीजिए भैया, धातु अपने किसके रूप में पाएगी भैया? क्लोराइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में धातु अपने पाई जा रही भैया, इसी वजह से इसका क्या नाम हो गया भैया? क्लोराइड अयस्क हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार कौन कौन से भैया? 4 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, समझ में? ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड और क्लोराइड, है ना बाबू। आगे चले, एस्को का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं बाबू? एस्को का सांद्रण। सांद्रण क्या होता है? आइए देखते हैं। एस्को का सांद्रण, पृथ्वी से खनिज एस्को में अशुद्धियों के साथ मिलता है ना भैया, जैसे मिट्टी, कंकड़, रेत आदि के साथ मिलता है ना, जिसे क्या कहते हैं भैया? गैंग। इन्हीं अशुद्धियों को हटाना, निकालना, है ना भैया, अलग करना, क्या कहलाता है भैया? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? अयस्क का सांद्रण। मान लीजिए किसी चीज को मैंने खोद के निकाला भैया, वो अयस्क बन गया भैया। अयस्क बना तो, लेकिन इसमें भी क्या भैया? अशुद्धियां हैं। क्या भैया? अशुद्धियां। यही अशुद्धियों को हटाया गया भैया, तभी तो धातु निकलेगा, तभी धातु निकलेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भैया? अयस्क का सांद्रण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अयस्क का सांद्रण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अयस्क का सांद्रण। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं। माफ करना। आगे चलते हैं। इसका सांद्रण प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं भैया? ध्यान से सुना। गुरुत्व या हाइड्रोलिक पृथक्करण विधि। सबसे पहली विधि कौन सी भैया? गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये किससे लिया गया भैया? ये किससे लिया गया? यह विधि भारी अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग की जाती है। इस विधि में पीसे गए अयस्क को पानी में तेज धारा में छोड़ा जाता है भैया, जिसमें क्या होता है? भारी अयस्क नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के होते हैं भैया वो धीरे धीरे क्या होते हैं? ऐसे बाहर निकलते हुए चले जाते हैं। अभी एक बार मैं आपको इमेज दिखाऊंगा ना भाई, एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, सामान्यतः इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया? कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है।
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कौन कौन से भैया, हेमेटाइट है और मैग्नेसाइट है, इसका उपयोग किया जाएगा। कौन सा भैया, गुरुत्वीय पृथक्करण करेंगे। कैसे करेंगे भैया, आइए देखते हैं कैसे। ऐसे करते हैं भैया, ध्यान से सुना। ये जो ध्यान सुना, ये जो क्रस्टेड ओर रहता है भैया, जो क्रस्टेड ओर मतलब भैया पिसा हुआ अयस्क, पिसा हुआ क्या रहता है भैया, अयस्क रहता है। पिसा हुआ अयस्क रहेगा, इसे क्या करेंगे, ऐसे एक बकेट में इसे डालेंगे, इसे छोड़ते रहेंगे और यहाँ से किनारवा से क्या करेंगे भैया, पानी को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, पानी को। यही पनिया के साथ ये क्या करेगा भैया, ये अयस्क को मिलेगा और जो ज्यादा भारी रहेगा सबसे पहले वाले ऐसे खंडों में क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा। जो उससे हल्का रहेगा ये क्या करेगा, स्लाइडिया से सरकेगा भैया, यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जो उससे भी हल्का रहेगा यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, और जो उससे भी हल्का रहेगा यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जो अशुद्धियां रहेंगी बाबू, वो क्या होंगी, पानी के साथ ऐसे बाहर निकलते हुए चली जाएंगी, है ना भैया। अशुद्धियां क्या होंगी, बाहर निकलते हुए चली जाएंगी और बकेट में इकट्ठा हो जाएंगी। देखिए जो अशुद्धियां रहती है भैया, ये क्या है, अशुद्धि है। क्या बाबू, अशुद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में नहीं, ये मतलब जो एस्को था पिसा हुआ, इसको क्या किया भैया, पानी के साथ छोड़े, और जो सबसे ज्यादा भारी वाला था भैया वो पहले खंड में, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का। जो एकदम गैंग था भैया, जो अशुद्धियां थी भैया वो हल्की थी, वो किसके साथ निकल गई भैया, पानी के साथ ऐसे बहती हुई चली गई। कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहेंगे भैया गुरुत्वीय पृथक्करण। क्या कहेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण। क्यों, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाया गया है ना बाबू, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण। तभी तो वो भारी और हल्का हो रहा है, तभी वो अलगाव कर पा रहा है ना भैया। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, गुरुत्वीय पृथक्करण। और इसका क्या नाम है बाबू, इसका नाम भैया हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या नाम भैया, हाइड्रोलिक पृथक्करण। अच्छा, दूसरा कौन है भैया, फेन प्लवन विधि। क्या होता है और कैसे होता है, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। फेन प्लवन विधि आप लोग कक्षा 12 तक पढ़ेंगे, है ना बाबू। आइए देखते हैं फेन प्लवन विधि क्या होता है। फेन प्लवन विधि एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें खंडों का क्या किया जाता है भैया, शोधन किया जाता है। एक ऐसी मतलब खतरनाक प्रक्रिया बनाई जाती है जिससे धातु बहुत आसानी से निकल जाता है। ध्यान से सुनना, ये सब जो बनाए गए हैं भैया ना, बहुत दिमाग लगा के बनाए गए हैं, जिससे धातुओं को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अच्छा, ये फेन प्लवन विधि एक खनिज शोधन की क्या है भैया, एक विधि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाएगा भैया, सल्फाइड अयस्कों के लिए, है ना भैया। क्या किया जाता है, इसमें अशुद्धियों को हटाया जाता है भैया, और इसमें खनिज और अशुद्धियों को गीलेपन में अंतर का उपयोग करके बताया जाता है ना भैया। जैसे कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले अयस्क को बारीक में पीस लिया जाएगा। क्या करेंगे, उसे कूट देंगे, पूरी तरीके से बारीक में पीस देंगे, और फिर इसे क्या करेंगे, पानी मतलब पानी भरेंगे और टंकी में उसे डाल देंगे, है ना भैया। इसमें फ्रोथर पाइन ऑयल डालेंगे। क्या डालेंगे भैया, पाइन ऑयल, ताकि ये जो गज्जवा है ये बने, उसमें पाइन का तेल डालेंगे भैया। क्या डालेंगे भैया, पाइन का तेल डालेंगे, है ना। उसके बाद टंकी में क्या करेंगे, हवा फूकेंगे। क्या करेंगे, हवा को इसे तेजी से प्रवाहित करेंगे ताकि बुलबुला तेजी से बनना शुरू कर दे, है ना। आप लोग निरमा को क्या करते हैं, घोरते हैं भैया, अगर उसमें हवा को छोड़िए तेजी से बुलबुला बनेगा नहीं, सेम प्रक्रिया एकदम करेंगे, है ना बाबू। अच्छा, सल्फाइड जो होते हैं भैया वो क्या होते हैं, तेल में चिपक जाएंगे, है ना भैया। तेल में चिपक जाएंगे और हवा में बुलबुलों के साथ क्या होंगे, ऊपर उठ जाएंगे, है ना। अब क्या होगा भैया, अशुद्धियां अशुद्धियां पानी में भीगी रहती हैं और नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती हैं। अभी आपको अभी एक बार में ही क्लियर करा दूंगा, है ना। अच्छा, ऊपर जो फेना आया भैया, उससे क्या किया गया, धातुओं को अलग कर लिया गया। कितना आसान तरीका। क्या किया भैया, धातु मतलब पहले अयस्कों को पीस देने के बाद इसे टंकी में रख दिया। टंकी में क्या डाला भैया, पानी का तेल डाल दिया भैया, हवा को फूंक दिया, गज्जा बन गया भैया, गज्जों को एक किनारे कर दिया, धातुओं को निकाल लिया, है ना। देखते हैं कैसे, ऐसे भैया, है ना। ये जो देखिए, अयस्क तेल और जल को यहां से छोड़ रहा है, अयस्क तेल और जल को यहां से छोड़ रहा है भैया, और यहां से क्या छोड़ रहा है भैया, तेजी से हवा को छोड़ रहा है, हवना को छोड़ रहा है। देखिए ये बुलबुले बने ना, बहुत बड़े बड़े बुलबुले बने, जिनकी वजह से ये जो सल्फाइड एस्को है इसमें चिपक के ऐसे ऊपरा की परतिया पैसे आगे बैठ जा रहा है भैया, यहाँ किनारे ऊपरा की परतिया से ऐसे किनारे क्या कर रहा है भैया, ऐसे निकाल के, और मतलब एस्को को क्या कर रहा है भैया, साफ कर रहा है। और जो गैंगो है भैया, जो अशुद्धियां भैया, वो भूइयां क्या कर दी, बैठ गई, यहाँ से यहाँ इसे बैठना शुरू कर दी, यहाँ इसे बैठना शुरू कर दी, और यहाँ एक टंकी लगा दिया भैया, जिसकी वजह से टोटी खोला, सारी अशुद्धियां नीचे गिर गई। खतरनाक तरीका, समझ में आए नहीं बाबू, समझ में आए नहीं। ये क्या कहलाएगा भैया, फेन प्लवन विधि कहलाएगा। इसका उपयोग कैसे होता है भैया, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भैया, ये सल्फाइड एस्को के लिए किया जाता है। किसके लिए भैया, सल्फाइड एस्को के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से, जिंक ब्लेड, गैलेना, है ना,
कॉपर पायराइट हो गया, ये सब क्या है भैया, धातु, इन सब मतलब अयस्कों को क्या किया जाता है भैया, इन सब अयस्कों से धातुओं को निकाला जाता है ना। धातु निष्कर्षण के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण विधि है ना भैया। यह कौन सी प्रारंभिक और मतलब बताया ना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इसी प्रकार भैया अगली प्रक्रिया है चुंबकीय पृथक्करण। कौन सा? चुंबकीय पृथक्करण। आप लोग जानते हैं ना, लोहा होना क्या होता है, चुंबकों में चिपक जाता है, ऐसे चिपकाएंगे भैया, जो लोहा वाले अयस्क रहेंगे भैया, उन्हें पीसकर चुंबकों में चिपका लिए, ये हो गया चुंबकीय पृथक्करण विधि। लेकिन चिपकाने का एक तरीका होता है भैया, क्या होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि एक खनिज शोधन की क्या है भैया, विधि है। इसमें चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को गुणों में अंतर करके उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसके अयस्कों से क्या किया जाता है भैया, अशुद्धियों को निकाला जाता है। समझ में आएगी भैया? अशुद्धियों को निकालने के लिए भैया चुंबक अचुंबक अनुचुंबक प्रचुंबक का उपयोग किया जाएगा। जो चुंबक में चिपकेगा उसको अलग किया जाएगा भैया, वो तो अयस्क मतलब धातु निकल जाएगा। जो चुंबक में नहीं चिपकेगा वो अशुद्धि गैंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होता क्या है, आइए देखते हैं क्या होता है भैया। सबसे पहले अयस्क को बारीक तरीके से पीस लिया जाएगा। इसे पिसे हुए अयस्क को चलती हुई बेल्ट पर रखा जाएगा। किस पे? बेल्ट पर डाला जाएगा। बेल्ट के ऊपर चुंबकीय रोलर लगा होता है ना भैया। चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, जबकि अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, नीचे गिर जाएंगे। इसी प्रकार से क्या है, शुद्ध अयस्कों का क्या किया जाता है भैया, चयन किया जाता है। ये क्या किया भैया, बारीक पीसे अयस्कों को बारीक पीसे भैया, इसी बेल्टों पे छोड़ दिए। बेल्टवा ऐसे चक्री नुमा तार 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 चल रही है, लेकिन ये बेल्टवा क्या है भैया, चुंबकीय है। ये जो रोला है ये चुंबकीय है, याद रखना। अब मतलब जो चुंबकीय है वो चिपक के भैया अलग हो रहा है, जो चुंबकीय है वो चिपक के अलग हो रहा है भैया। जो अनुचुंबक मतलब जो क्या भैया अचुंबकीय है भैया, वो गैंग बन जा रहा है। क्या बन रहा है भैया, गैंग बन रहा है, अशुद्धि बन के बाहर निकल रहा है। जो बेल्टों में चिपका वो बेल्ट के साथ निकल गया है ना भैया, जो बेल्टों में नहीं चिपका उसको बाहर निकाल दिए, गैंग को बाहर निकाल दिए, है ना भैया। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया, आप बताइए इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा भैया, मैग्नेसाइट के लिए। किसके लिए? मैग्नेसाइट। क्योंकि इसमें क्या निकलता है भैया, लोहा निकलता है। क्या निकलता है बाबू, लोहा। और हेमेटाइट के लिए, किसके लिए भैया, लोहे के लिए, है ना। क्योंकि लोहा सबसे ज्यादा चुंबकीय होता है, ये चिपकता बहुत तेजी से है। आप लोग देखे होंगे बाबू, सबसे तेजी से लोहा में चिपकता है चुंबक, है ना। आगे चलते हैं। ये लौह अयस्कों का शोधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोस्टली किसके लिए भैया कि इसका उपयोग किया जाएगा, लौह अयस्कों के लिए, है ना बाबू। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि भी एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों का क्या किया जाता है भैया, सांद्रण किया जाता है। क्या होता है इसमें, इसमें रासायनिक विधियों वे विधियां हैं जिनमें अयस्क का क्या किया जाता है भैया, रासायनिक अभिक्रियाओं से शोधन किया जाता है ना भैया। इसमें अयस्क या अशुद्धियों को क्या किया जाता है भैया, रसायनों के साथ अपक्रिया कराकर अलग कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मतलब अयस्क ऐसे होंगे भैया जिनकी रासायनिक अपक्रिया करा दी जाएगी और क्या किया जाएगा भैया, उनमें से अयस्कों को निकाल दिया जाएगा। होता क्या है भैया, रासायनिक विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से लीचिंग विधि आती है। कौन सी विधि, लीचिंग विधि। लीचिंग विधि क्या होती है भैया, अयस्कों को बारीक में पीस लिया जाता है, अम्ल या क्षार के साथ अपक्रिया कराया जाता है भैया, और उसमें क्या किया जाता है, उससे क्या हो जाता है भैया, जो धातु है वो अलग हो जाते हैं। शुद्ध अयस्क उसमें घोल में घुल जाते हैं भैया, अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं, जो कि क्या हो जाती हैं भैया, अलग हो जाती हैं। बाद में रासायनिक क्रिया द्वारा धातु को घोल से अलग कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई धातु है, उसे क्या किया गया, बारीक बारीक से पीस दिया गया भैया, अम्ल क्षार में उसे डाल दिया गया, अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके भैया अशुद्धि को क्या किया, उसने बाहर निकाल दिया, अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया किया, कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ बना दिया। वही पदार्थों को रासायनिक अपक्रिया द्वारा धातुओं को निकाल लिया गया। इसे क्या कहेंगे भैया, रासायनिक विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक विधि। मजा आ रहा है नहीं बाबू, मजा आ रहा है नहीं, बिल्कुल कमेंट करते हुए चलेंगे, है ना। मजा तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लंबा टाइम ऐसे बीतते हुए चला जा रहा है भैया, और हम लोग बहुत तेजी से रपट के चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। सर पे हमारे आके बैठा हुआ एग्जाम, अब एग्जाम हॉल में 4 दिन के बाद बैठना है ना बाबू। इसी वजह से क्या करना है, तेजी से इस चैप्टर को क्या करना है भैया, खत्म कर लेना है ना। इसी वजह से मैंने वन शॉट बना दिया, ताकि आप लोग परेशान ना हो, है ना। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया, उन अयस्कों के लिए किया जाता है भैया जो रसायनों के साथ आसानी से भैया क्या होते हैं, घुल जाते हैं, है ना। जैसे बाक्साइड से एल्यूमिनियम, है ना भैया, NaOH द्वारा निकाल लिया जाता है। बाक्साइड से एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाता है भैया, NaOH द्वारा, क्षार के द्वारा, है ना भैया। और सोने और चांदी के अयस्क को किसके द्वारा निकाला जाता है भैया, साइनाइड विधि द्वारा। किसके द्वारा, साइनाइड। अच्छा, सोने को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन बताएगा भैया, आप बताएंगे। किसके द्वारा, साइनाइड के द्वारा साफ किया जाता है ना भैया। किसके द्वारा, साइनाइड के द्वारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में
और धातु का निष्कर्षण आपकी लास्ट है। धातु का निष्कर्षण करेंगे, धातु निकालेंगे, सोना चांदी निकालेंगे, उसके बाद बेचेंगे भैया। हाँ बिल्कुल। आइए देखते हैं, कुछ धातुएं पृथ्वी में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब क्रियाशीलता में सबसे नीचे आने वाली धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं अथा और ये मतलब वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो ज्यादा क्रियाशील होंगी वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएंगी और जो मतलब सबसे नीचे वाली रहेंगी, निम्न वाली रहेंगी, वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, अकेले अकेले पाई जाएंगी ना। अच्छा, इसी प्रकार का जैसे कॉपर चांदी हो गया, ये भैया क्या होती है भैया, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब क्रियाशीलता में सबसे सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं भैया, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है ना, याद रखना। अच्छा, और चलें। अच्छा, सबसे पहला क्या आ गया, अयस्क। अयस्क आया तो अयस्क हम लोगों ने क्या किया, अयस्क का सांद्रण किया। अच्छा, इनमें तीन तीन प्रकार की क्रियाशील धातुएं हैं, आपको याद 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 दिलाता हूं भैया। काशी, कौन सा, काशी, नाथ, का, माली है ना भैया, आलू, जरा, फीके, पकाता, है, कौन, है, आगे, आओ। याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील हो गया है ना भैया, ज्यादा। मध्यम की तरफ चले, मैग्नीशियम से कहां से लेकर कहां तक भैया, हाइड्रोजन तक, ये क्या हो गया भैया, मध्यम क्रियाशील हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं भैया कम क्रियाशील हो गई, ये क्या हो गई, निम्न क्रियाशील हो गई। कौन सी, निम्न क्रियाशील। इनको अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। उच्च क्रियाशील धातुएं कैसे निकाली जाएंगी भैया, गलित धातु का विद्युत अपघटन करके। कैसे, गलित धातुओं को क्या करेंगे भैया, विद्युत अपघटन करेंगे। तो जैसे सोडियम और क्लोराइड का क्या किया जाता है भैया, विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है भैया, जिनसे हमें क्या निकलता है भैया, सोडियम वोडियम निकलता है। ज्यादा क्रियाशील धातु है, इसी वजह से ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं, ये यौगिक में पाई जाएंगी है ना भैया, किसमें, यौगिक में पाई जाएंगी। यौगिक में पाई गई भैया, उसके बाद क्या किया गया भैया, इनको विद्युत अपघटन किया गया और अलग कर दिया गया। अच्छा, मध्यम क्रियाशील धातु कौन हो गए भैया, कार्बोनेट एस्क और सल्फाइड एस्क, जिनको कैसे निकाला, निस्तापन और भर्जन से निकाला जाता है। कैसे, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन भर्जन किए तो धातु के ऑक्साइड बने, धातु के ऑक्साइड से धातुओं का किया गया भाई, अपचयन किया गया, तो धातुओं का शोधन कर दिया गया है ना भैया। ऐसे इसी प्रकार निम्न क्रियाशील धातुएं कैसे निकाली जाती भैया, इनमें क्या होता है, सल्फाइड एस्क होता है, इनको भर्जन, फिर भर्जन करेंगे, फिर धातु, फिर परिष्करण करके धातुओं को निकाल लिया जाएगा है ना बाबू। इसी प्रकार भैया धातुओं को निकाला जाता है। ये माइंड मैप अगर याद रखेंगे तो ज्यादा जरूरी रहेगा है ना भैया। उच्च क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और निम्न। उच्च वाला कैसे निकाला जाएगा भैया, विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। मध्यम वाला भर्जन और निस्तापन द्वारा है ना, याद रखना। और निम्न वाला भैया कैसे निकाला जाएगा, भर्जन के द्वारा। समझ में आएगा नहीं बाबू, है ना, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, धातु कर्म या धातु की, है ना। इसी धातुओं को निकालना, इसी धातुओं को जो निकालने की जो प्रक्रिया हम लोग जारी कर रहे हैं भैया, इसी को धात्विकी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, धातुकी। अयस्क से विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करना। अब की मैंने क्या किया भैया, अयस्क जो था भैया, इससे क्या निकाल दिया, धातु को निकाल लिया। यही जो सोनमा था भैया, ये जो सोना था, इसको मैंने क्या क्या कर लिया भैया, निकाल लिया भैया, निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे भैया, धातु कर्म कहेंगे, या धातु निष्कर्षण कहेंगे, या धात्विकी कहेंगे। क्या कहेंगे, धातुकी। धातुकी किसे कहेंगे, धातु कर्म किसे कहेंगे, जिससे अयस्कों से क्या किया गया भैया, धातुओं को निकाल लिया गया। खनिज से क्या निकाले हम लोग, अयस्क निकाले, अयस्क से भैया उसका निष्कर्षण किया, सांद्रण किया भैया, तो क्या निकला भैया, ये धातुकी बनी है ना भैया, धातुओं को निकाल लिया गया है ना। आगे चलते हैं। अच्छा भैया, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, आप बताइए भैया, भर्जन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भर्जन। जैसे कापर का निष्कर्षण करें, किसका, कापर का, है ना भैया। कापर एक निम्न क्रियाशील धातु है, इसकी प्रमुख अयस्क भैया कापर ग्लांस होता है ना भैया। कापर ग्लांस को क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और आंशिक रूप से यह किसमें बदल जाएगा भैया, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। यही कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कर देंगे भैया, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किए तो कॉपर और मतलब कॉपर बना भैया, क्या बना, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड को किसमें डाला गया भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया।
तो क्या बना भैया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे मैंने छोड़ दिया। इसे कॉपर ऑक्साइड को उठा के किसके, कॉपर सल्फाइड के साथ भैया क्रिया करा दिया गया। तो है ना भैया, तो क्या हुआ भैया, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, जिससे जो कॉपर धातु है भैया इसका निष्कर्षण हो गया। ये कौन सी धातु थी भैया, सबसे कम क्रियाशील, कॉपर सबसे कम क्रियाशील धातु थी। किसके पास है भैया, सोना चांदी के पास, है ना भैया। सोना चांदी के पास कौन है, कॉपर है, जो सबसे ज्यादा निम्न क्रियाशील है ना भैया। इसका भर्जन और अपचयन कर दिया भैया और ये निकल गया, है ना। इसी प्रकार मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम कैसे निकालिए भैया, भर्जन और निस्तापन से। निम्न वाला तो भर्जन से निकालिए, लेकिन मध्यम क्रियाशील वाले में भैया क्या करेंगे, भर्जन और निस्तापन दोनों करेंगे, है ना भैया। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना भैया। अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भैया, भर्जन कहेंगे, है ना। या किसके लिए उपयोग की जाती है भैया, सल्फाइड अयस्कों के लिए। किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग की जाती है। जैसे जो जिंक सल्फाइड है भैया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया। अच्छा, गर्म करने पर तापमान कितना होना चाहिए भैया, अगर तापमान की बात करेंगे, ताप की बात करेंगे तो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 से 700 डिग्री सेल्सियस। भर्जन का तापमान 500 से 700 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना भैया। जब अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया भैया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहें भैया, भर्जन, है ना भैया। इसमें क्या किया गया, सल्फाइड अयस्कों को किस में बदला गया भैया, ऑक्साइड में बदला गया। किस में बदला गया भैया, ऑक्साइड में। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया गया भैया, तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जो निस्तापन होता है भैया, उसमें वायु की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। उसमें वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को क्या किया जाता है भैया, गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर किसके लिए की जाएगी भैया, कार्बोनेट अयस्कों के लिए की जाएगी, है ना भैया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया भैया, ताप गर्म किया गया। इसमें तापमान कितना होना चाहिए, अच्छा इसमें तापमान याद रखना 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना बाबू। 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया गया भैया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर इसमें क्या किया गया भैया, कार्बोनेट अयस्कों को किसमें बदला गया भैया, कार्बोनेट अयस्कों को किसमें बदला गया भैया, ऑक्साइड में। किसमें बदला गया, ऑक्साइड में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भर्जन वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया, सल्फाइड को ऑक्साइड में, निस्तापन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो ये कार्बोनेट से किसमें बदल जाएंगे, ऑक्साइड में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं बाबू। उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं भैया, मैंने अभी बताया था भैया, विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि ऑक्साइड को कार्बन अपचयित नहीं करता है ना भैया, क्योंकि इन धातुओं का आकर्षण कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की प्रति अधिक रहता है ना भैया। इसी वजह से इनको क्या किया जाता है भैया, विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन किया जाता है, इसी वजह से ये प्राप्त हो जाते हैं। जैसे क्या किया गया भैया, सोडियम धातु का निष्कर्षण जैसे कैसे करेंगे भैया, ये मान लीजिए मैंने टब ले लिया, इसमें नमक को घोल दिया, NaCl। NaCl में याद रखना भैया, जो Na है ये कौन सा है, धातु है ना। इसी का निष्कर्षण हमें करना है। अब मान लीजिए ये किसमें है भैया, जल में है, पानी में है, भूलना नहीं है ना बाबू। इसमें क्या किया गया भैया, 2 रॉड डाल दिया गया, है ना भैया। 2 मोटे मोटे रॉड इसमें डाले गए भैया। 2 मोटे मोटे रॉड, अगर इसमें ऐसे मोटे मोटे रॉड डाल दिए गए भैया, जिसका एनोड और कैथोड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भैया, एनोड और कैथोड नाम हो जाएगा, भूलना नहीं है ना भैया, याद रखना। जिनमें क्या नाम हो जाएगा भैया, एनोड और कैथोड, है ना भैया। जिसमें एनोड जो रहेगा, जो एनोड रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, और जो कैथोड रहेगा भैया, ये जो कैथोडवा रहेगा ये निगेटिव में रहेगा, है ना। एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। इसमें क्या किया गया भैया, करंटवा को प्रवाहित कर दिया गया। किसको भैया, करंट को प्रवाहित कर दिया गया, है ना भैया। करंट को प्रवाहित कर दिया गया, तो ये जो नमकवा है भैया, इनमें से क्या निकल गया भैया, Na और Cl अलग हो गया, है ना भैया। इनमें क्या अलग हो गया भैया, Na पर क्या बना भैया, Na पर क्या बना भैया, सोडियमो बन गया, है ना भैया। कैथोड पर क्या बना भैया, कैथोड, यही कैथोडो पे ये क्योंकि भैया निगेटिव है, इसमें Na प्लस टूटा था और Cl माइनस। Na प्लस वह किसकी तरफ बढ़ गया भैया, निगेटिव की तरफ बढ़ गया, तो यही चिपकना शुरू कर दिया भैया। इसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं भैया, क्योंकि विद्युत धारा को दी जा रही है। और एनोड पर कौन चला गया भैया, क्लोरीन चला गया, है ना भैया। कौन सी गैस निकली, क्लोरीन गैस। और यही क्लोरीन है भैया पॉजिटिव की तरफ भागते भागते किसकी तरफ चली गई भैया, एनोड की तरफ चली गई, है ना भैया। किसकी तरफ, एनोड की तरफ चली गई भैया।
भैया, इसी वजह से इसे क्या कहेंगे भैया, विद्युत अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। NaCl का अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो Na और Cl अलग हो जाएगा, जिससे हमें Na प्राप्त हो जाएगा। Na कौन है भैया, सोडियम है बाबू। सोडियम कौन है बाबू, धातु है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, धातुओं का संचारण। संचारण मैंने पहले ही अध्याय में पढ़ा दिया है, मैंने पहले ही अध्याय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था धातुओं का संचारण क्या होता है भैया। धातु जब ऑक्सीजन, नमी, वायु, अम्ल इत्यादि बहुत सारी चीजों के साथ अगर आप क्रिया करना शुरू कर दे भैया, तो इसे क्या कहेंगे भैया, संचारण कहेंगे। क्या कहेंगे, संचारण। धातु हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल इत्यादि के साथ आप क्रिया करके धातु धीरे धीरे क्या हो जाती है भैया, नष्ट होने लगती है। क्या हो जाती है भैया, नष्ट होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं भैया, संचारण कहते हैं। अच्छा, जैसे लोहे में जंग लगना, यही जो लोहा भैया ये ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया कर रहा है भैया, तो क्या बना है भैया, जंग बना रहा है। ये जंग का सूत्र है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग प्लीज लौट जाइए एक अध्याय की तरफ और लेक्चर को हलवा करके फिर से आइए, अध्याय को देखिए, बहुत मजा आने वाला है ना बाबू। आगे चलते हैं। जैसे चांदी का काला हो जाना और कापर पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना, ये सब क्या करना है भैया, धातुओं को धीरे 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 नष्ट कर रहे हैं। अगर इससे बचाव करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे बचाव इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले अवरोधक परत, तेल को लगा दिया गया है ना भैया, ग्रीस को लगा दिया गया, अवरोधक परत को लगा दिया गया भैया, तो ये संचारित होने से बचना शुरू कर देंगे। पेंट करके, कौन सा पेंट, वार्निश, प्लास्टिक आदि धातुओं का पेंट करके, है ना भैया, वार्निश प्लास्टिक का क्या करके भैया, परत का लेपन करके, तेल या ग्रीस, है ना भैया, किससे, तेल या ग्रीस को लगाकर, इसी प्रकार क्या करते हैं भैया, इसका बचाव करते हैं। और कैसे भैया, यशत लेपन करके। यशत लेपन क्या होता है भैया, जब सस्ती धातुओं को महंगी धातुओं पर क्या किया जाता है भैया, लेपित किया जाता है, चढ़ाया जाता है भैया, तो उसे यशत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशत लेपन। जैसे लोहे पर जिंक जस्ता की परत को चढ़ाना सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है ना भैया। क्रोमियम या निकल जैसी कम संचारित होने वाली धातु को पतली परत क्या करता है, पतली परत में चढ़ाया जाता है भैया, तो उससे क्या हो जाता है भैया, वो संचारित होने से बच जाता है ना। अच्छा, और कैसे करेंगे भैया, मिश्र धातु बनाकर, है ना भैया। मिश्र धातु मैंने पहले ही पढ़ा था भैया, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भैया, मिश्र धातु कहलाता है। जो लाइनिया है हमारी, जो जिसपे रेलवे जो रेलगाड़ी है वो चली जाती है भैया, वो क्या कहलाता है भैया, मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, मिश्र धातु कहलाता है। समझ में नहीं, एलॉय है वो, क्या है बाबू, एलॉय। इससे क्या हो जाता है भैया, वो संचारण होने से बच जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, मजा आया कि नहीं, आप बताइए भैया, मजा आया कि नहीं। ये लेक्चर बहुत आसान लगा हमें, आप लोग पूरे अध्याय को देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा बाबू। और इसी प्रकार हमारे और अध्यायों को भी क्या करिए भैया, कवर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।